नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे 15 सेकंड पर खबर पर। देश को मिली एक नई सौगात, रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, राजौरी हमले के बाद शाह की हाई लेवल मीटिंग का, भारत सरकार ने NIA को सौंपी जांच। महाराष्ट्र के पुणे में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल, नासिक सेनार हाईवे पर हादसा। महाराष्ट्र में मावल पुणे में तीर्थ यात्रा में हुई गोलीबारी, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, वारदात का CCTV आया सामने। ठिठुरन भरी ठंड के बीच देश भर में लोहड़ी की धूम, कल मनाई जाएगी मकर संक्रांति, पतंग के बाजार हुए गुलजार। आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाला गिरफ्तार, सीएम पर की थी आपत्तिजनक नारेबाजी, भोपाल पुलिस ने हरियाणा से पकड़ा। खरगोन में स्कूल बस खंभे से टकराकर पलटी, एक घायल, हादसे के वक्त बस में सवार थे 20 बच्चे, काटकूट मार्ग पर रंजना के पास हादसा। सागर में क्रिस्टल स्पा पर पुलिस का छापा, 5 युवतियों समेत मैनेजर और संचालक गिरफ्तार, स्पा में चल रही थी अनैतिक गतिविधियां। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, 3 साल की मासूम से आधेड़ ने की हैवानियत, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। देहूंगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 2 मकानों को किया गया जमींदोज, बजाक माता मंदिर की जमीन पर था कब्जा। दतिया के रतनगढ़ में नदी में फंसी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, आसपास के लोगों की मदद से निकाला गया बाहर, लोगों को रोकने के लिए प्रशासन ने नहीं किए कोई इंतजाम। बालाघाट में राहगीरों को हुए चीते के दीदार, जंगल से सड़क पार करते नजर आया तेंदुआ, वीडियो हो रहा वायरल। धार के नालसा थाना इलाके में महिला और मासूम का मिला शव, घटना के बाद से ही पति है लापता, पुलिस ने मामला किया दर्ज। रायपुर के मेकाहारा समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नई व्यवस्था, सरकारी अस्पताल में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक OPD, सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। सुकमा में 3 दिन के बाद नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट, एक महिला नक्सली के मारे जाने की बात को स्वीकारा, हवाई हमले से जुड़ी साक्ष्य की तस्वीरों को भी किया साझा। रायपुर में पकड़ी गई 3 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट, 4 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक में भरकर ले जा रहे थे सिगरेट। कोरबा पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में 3 दोषियों को सुनाई गई 2 साल की सजा, 4 साल की सुनवाई के बाद मिली सजा, युवक को थाने ले जाने के दौरान हुई थी मारपीट। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय का किया घेराव, जिला आयुर्वेद अधिकारी के खिलाफ लगाए नारे, महिला कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। रायपुर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन, अचानक निकाले जाने से नाराज कर्मचारी, छात्रों ने किया कर्मचारियों का समर्थन। पर्व को मिली नई जिंदगी, खतरे से बाहर 5 साल का पर्व, चाइनीज मांझे के गले में फंसने से आई थी चोट। भारत और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, बाहर से भी बुलाई जाएगी पुलिस, 21 जनवरी को दोनों टीमों के बीच रायपुर में होना है मुकाबला। आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को नर्मदापुरम के आखमऊ गांव में होगा। इस गांव में उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव आखमऊ में उनके घर के पास खलिहान में अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बिहार की राजनीति में उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था। शरद यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता थे जो 70 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर चर्चा में आए और दशकों तक देश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। असल में कल तो पापा की बात हुई थी 9 बजे के आसपास उनसे, और उस वक्त वो बिल्कुल स्वस्थ थे जी। और रूटीन में पापा उनसे डेली बात किए करते थे, मतलब दिन में एक बार उनकी बात होती थी। और अचानक 10:30 बजे खबर आई कि उनका हृदय हार्ट अटैक उनको आ गया है। तो उससे करीब 10:15 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन से जहां देश के राजनीतिक समाजवादी धारा में एक शून्य दिख रहा है, वहीं उनका परिवार भी काफी सदमे में है और उनके जाने को परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति बता रहा है। 5 तक मैंने फोन लगाया था तो वो सो रहे थे।
इसके बाद में 8 बजे करीब उनको हार्ट अटैक आया, तो रिवाइव कर लिया घर ही दबा के बने देखिए चेस्ट को, और ले गए फोर्टिस हॉस्पिटल, 5 स्टार है वो, वहां ले गए उनको। तो वहां पहुंचते सेकंड अटैक आ गया, और फिर 9:15 के करीब वो शांत हो गए। अब जहां तक कल का संस्कार का मामला है, कल संस्कार का मामला है, तो बेहतर ये समझा हमने कि हमको यहाँ बुलाया उनको, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है। समाजवादी नेता शरद यादव की जबलपुर कर्मभूमि रही। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर उन्होंने यहीं से तय किया। जबलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके शरद यादव का राजनीतिक सफर 1970 से शुरू हुआ और जबलपुर के विकास में उनकी अहम भूमिका रही थी। शरद यादव के बाद ही यहाँ से प्रहलाद पटेल, लखन घनघोरिया, रत्नेश सालुमन जैसे कई छात्र नेता विधानसभाओं तक पहुंचे और लोकसभा में भी पहुंचे। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जबलपुर के विकास में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। पहले दिल्ली जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन में शरद यादव पहले कुतुब एक्सप्रेस को चलाया, शरद यादव का योगदान था। जबलपुर में 1977 में पहली बार हवाई जहाज जबलपुर में आया, राजीव गांधी उसके पायलट थे, और नागरिक उड्डयन मंत्री पुरुषोत्तम कौशिक जी थे जो पहली बार प्लेन लेकर यहाँ पर आए थे। शरद यादव भले ही पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन वे अपने जन्म राज्य मध्य प्रदेश भी अक्सर आए जाया करते थे। शरद यादव जब भी जबलपुर आते थे तो कमानिया गेट के पास देवा मगोड़ा सेंटर में हर बार जाया करते थे। वहीं उसके मालिक भी शरद यादव को याद करते हुए भावुक नजर आए। मंत्री रहे हो और चाहे पूर्व सांसद भी रहे हो, सबसे पहले वो शहर आए हैं तो दुकान पर जरूर आते थे, और पापा से और उनका ऐसा लगाव था कि वो सिर्फ एक ही कहते थे, देवा भैया हमने सबको तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन जब भी मैं शहर आऊंगा तो आपकी दुकान पहले आऊंगा। नर्मदापुरम में स्वर्गीय शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव आंखमऊ में उनके घर के पास खलिहान में अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नर्मदापुरम माखन नगर के ग्राम आंखमऊ में, जो शरद यादव जी का पैतृक गांव है, और ये वो जगह है आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहां खलिहान है। और इसी खलिहान में शरद यादव जी जब प्रवास पर आते थे तो होली सहित अन्य आयोजन हुआ करते थे और गांव के तमाम लोग यहां जुटते थे। कल उनके अंतिम संस्कार के लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और जो परिजन हैं उनके मुताबिक यहीं पर शरद यादव जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इस गांव से, इस परिवार से, इस खलिहान से उनका लगातार जुड़ाव रहा है और इस जुड़ाव के चलते ही गांव और खलिहान में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में ईडी ने आज कई जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाया और कहा कि छापेमारी का मकसद सियासी है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया है। प्रदेश में आईएएस कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के छापे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा केंद्र के पास ईडी ही हथियार है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का काम सरकार को अस्थिर करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव तक ईडी की टीम यहाँ रहेगी। मैं पहले बताया था वो चुनाव तक पूरा रहेंगे, चुनाव करा के जाएंगे। देखिए सीधी बात है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, सीएलपी लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। वो सब बदल के देख लिए तो ये कि यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है।
छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जब प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोगों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ का खजाना लूटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी छापेमारी के खिलाफ उठने वाली आवाज को भ्रष्टाचार का साथी बता रही है तो कांग्रेस ये साबित करने में जुटी हुई है कि छापेमारी के जरिए राजनीति के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि चुनाव तक ईडी यहीं रहने वाली है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोई धरना, कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कोई दिल्ली की तरफ दौड़ लगा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे इनका टिकट बचाने का प्रयास बता रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकने के लिए तैयार नेताओं को जनता से पहले अपनी पार्टी को भरोसे में लेना है और ये सुनिश्चित करना है कि उन्हें टिकट मिल जाए। प्रदेश के बीजेपी नेताओं की इन दिनों सक्रियता को कांग्रेस इसी का प्रयास बताती है। बीजेपी के नेता इन दिनों धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। इसके साथ ही दिल्ली दौड़ जारी है। कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सबको बता दिया गया है कि टिकट कटेगा। धरना प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी के जो 14 विधायक हैं उनका भी टिकट कटने वाला है। इनको तो पहले ही कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे हैं उसको ही कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है। वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी को मिलेगी। लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत चौपाटी के विरोध में रायपुर में धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के नेता क्या टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इस सवाल पर राजेश मूणत ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता कर लें, बीजेपी अपने फैसले लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट देंगे क्या? वो तो 2 दिन पहले बोले हैं कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा कांग्रेस पार्टी में उसका टिकट नहीं मिलेगा। अपनी पार्टी की चिंता करे जी। मंत्री अलग चिल्ला रहे, आपस में पट नहीं रही। शैलजा जी आई थी, उसकी बड़ी बैठकों के अंदर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी खुलेआम शिकायत कर रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, मंत्री सुन नहीं रहे, विधायक कहाँ जाए, अब उनको धमका रहे हैं समय ठीक रहो नहीं तो टिकट कट जाएगी। अरे साहब, भाजपा की चिंता भाजपा कर लेगी, आप तो अपने उन लोगों के भ्रष्ट लोगों की चिंता करो कि ईडी कब ले जाती है उनको। धरना प्रदर्शन से लेकर बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ पर कांग्रेस इसे टिकट बचाने की कोशिश बता रही है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है और इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से जारी है। जहां विराजेंगे रामलला, वो मंदिर अद्भुत और अद्वितीय होगा। भव्य और दिव्य राम मंदिर का कैसा किया जा रहा है निर्माण, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। ऐसा निर्माण जो अद्भुत है, अद्वितीय है। कितना भव्य और दिव्य होगा मंदिर, निर्माण कार्य की तस्वीरें बता रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब रामलला अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है और मंदिर के प्रथम तल का कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिए जाने की बात कही है। इसके साथ ही चंपत राय ने मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 170 खंबे, अक्टूबर तक पहले तल का काम पूरा, गर्भगृह के चारों ओर दीवारें तैयार, परिक्रमा मार्ग का निर्माण, सफेद मार्बल से बना गर्भगृह, गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप, मंडपों के अलग अलग नाम, गर्भगृह में बालक राम की प्रतिमा,
पुत्र रूप में भगवान राम की पूजा। उड़ीसा कर्नाटक के मूर्तिकार, बालक राम के चित्रकार रेखांकन। रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें राम लला के ललाट को करेंगी प्रकाशित। पत्थर की बनेगी मूर्ति, बाल सुलभ कोमलता के साथ 5.5 फीट का खड़ा विग्रह। मंदिर के चारों ओर श्री राम के जीवन के 100 प्रसंग। परकोटे में, दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में अन्नपूर्णा। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग, वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार, दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य करीब 50% पूरा हो चुका है। मंदिर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मैनेजर बताते हैं कि इस साल ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर में अगले साल से दर्शन शुरू हो जाएंगे। खंभों पर मूर्तिकारी का काम चलता रहेगा। इनका कहना है कि निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि हजारों सालों तक भी ये मंदिर खड़ा रहेगा। रामलला की मूर्ति जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष में ही हो जाएगी। जैसे उत्तरायण शुरू होगा उसके बाद में दर्शन भी यहाँ पर शुरू होगा। इसकी नींव उसी प्रकार से बनाई गई है कि यहाँ पर सरयू नदी के कारण जो पीछे की नीचे की मिट्टी है वो खिसकने का डर था पहले पुराने मंदिरों में, वो अभी बचा नहीं है। तो उस प्रकार की भरकम नींव यहाँ पर बनाई गई है और कंस्ट्रक्शन जो है वो अर्थक्वेक के हिसाब से भी फुल प्रूफ है। तो इसीलिए हम ये साफ कह सकते हैं कि ये मंदिर 1000 वर्ष तक तो निश्चित टिकना ही चाहिए। मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बताते हैं कि मंदिर के निर्माण में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी आयु 1000 साल से भी ज्यादा है। मंदिर के निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग कर पत्थर जोड़े जा रहे हैं। मंदिर में सैंडस्टोन और मार्बल जैसे पत्थरों से निर्माण किया जा रहा है। मटेरियल का और डिजाइन का सिलेक्शन किया है वो ऐसा किया है कि मटेरियल का खुद का लाइफ 1000 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जैसे पत्थर, क्योंकि पत्थर की लाइफ तो अनियमित रहती है, मतलब उसका तो इनफाइनाइट है उसका लाइफ। और लोहे का यूज में हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोहे की लाइफ नॉर्मली 70 से 80 साल तक रहती है। तो जो मटेरियल, क्योंकि जहाँ पे मेटल यूज में लेना है तो वहाँ हम लोग कॉपर यूज में ले रहे हैं। कंक्रीट वगैरह जो भी है हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में बिल्कुल काम में नहीं ले रहे हैं क्योंकि कल सीमेंट की भी वो प्रॉपर्टी लूज नहीं हो जाए। पत्थर से पत्थर को इंटरलॉकिंग करके लगा रहे हैं कि सो दैट कि उसके अंदर में हमको कोई भी ऐसा चांस नहीं हो कि 1000 साल से कम इसकी लाइफ हो। और डिजाइन भी इसी ढंग से किया हो इसमें। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है श्री राम। भव्य मंदिर में रामलला हो विराजमान, इसका सपना कई पीढ़ियों ने देखा है और अब वो सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में ऐसे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी भव्यता का कोई जोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में होना है।
इसमें पहली बार किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है। यह मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 21 जनवरी को होना है। इसको लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। छत्तीसगढ़ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच के रोमांच का गवाह बनने जा रहा है। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज के एक मैच की मेजबानी मिली है। यह मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। दर्शकों को बैठने के लिए कुर्सियों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कई जोन बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम लोग के बीच में आपस में बैठक भी हुई है और इसकी पूरी तैयारियां अच्छी से की जा रही ताकि स्मूथली ये मैच हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए, दोनों टीमों के लिए अलग अलग एस्कॉर्ट्स रहेंगी। उसके अलावा जहां वो रुकने वाले हैं वहां पे भी पर्याप्त व्यवस्था पुलिस की रहेगी। उनके अराइवल से लेकर के होटल स्टे और मैच से के बाद वापस पूरी व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा स्टेडियम में जो दर्शक आने वाले हैं उनकी स्मूथ एंट्री हो जाए, उनकी पार्किंग वगैरह स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए भी साइनेजेस वगैरह तैयार करके स्टेडियम के आसपास लगवाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू। और लोगों का जो आने जाने का रूट है वो भी मैच से 2 दिन पहले मीडिया में जारी कर दिया जाएगा ताकि किस सेक्टर वाले को किस तरफ से आना आसान पड़ेगा वो जानकारी लोगों को दी जाएगी। लगभग 1000 के आसपास का बल इसमें इस पूरे मैच में। ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए बड़ा अवसर है। भारत न्यूजीलैंड टीम के सभी खिलाड़ी 19 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगे। 20 जनवरी को दोनों टीम के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। सटोरियों पर नकेल कसने के लिए भी पुलिस ने विशेष योजना बनाई है। ऑनलाइन बैटिंग को लेकर के भी रायपुर पुलिस अलर्ट है और जैसे भी जानकारी मिलेगी उनके बैटिंग पे लगाम लगाने हेतु पर्याप्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभी भी कुछ कार्रवाई की जा रही है और उस समय कुछ जानकारी मिलती है तो उसमें भी तत्काल त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। इससे छत्तीसगढ़ की क्रिकेट संभावना को लेकर बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है। 21 जनवरी को फर्स्ट ओडीआई मैच शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में होगा और उसकी तैयारी है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरे स्टेडियम को चकाचक किया जा रहा है। दरअसल 21 तारीख को ये पहला 1 दिवसीय मैच है वो होगा और उसकी तैयारी है वो पूरी तरह से की जा रही है। यहाँ पर खेल प्रेमी और खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से स्टेडियम तैयार है और तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर फर्स्ट ओडीआई मैच का आयोजन है वो होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो क्षमता है 60,000 से अधिक की क्षमता है और यहाँ पर खिलाड़ी हैं आएंगे और उस मैच को लेकर के खासा उत्साह है छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमी और खिलाड़ियों में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कुछ अच्छा या कोई मिसाल कायम करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अलग सोच और नजरिए की जरूरत है। इसी अलग सोच के साथ ग्वालियर की रेलवे कॉलोनी के दरगाह इलाके के बाशिंदों ने दुनिया को दिया इंसान के धर्म का संदेश और एक मिसाल भी कायम की। दिल है मेरा कुरान तो गीता है मेरी जान, दिल है मेरा कुरान तो गीता है मेरी जान। भारत के नौजवानों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम। भारत के नौजवानों तुमको मेरा सलाम। जी हां, सलाम और तारीफ हर तरफ हो रही है। वैसे तो खबर एक मौत से जुड़ी है, लेकिन खबर में सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि मौत के बाद नजर आई तस्वीर की लोग तारीफ कर रहे हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सालों से वो इसी मोहल्ले में रहती थी। बेटा था नहीं और बेटी दूर दिल्ली में। हालांकि रिश्तेदार जरूर आसपास थे, लेकिन रामदेही अम्मा का ख्याल मोहल्ले के लोग ही रखते थे, खास तौर पर पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम परिवार जो इन्हें अपनी मां समान मानता था। इनकी उम्र करीब 90 साल की समथिंग थी
है ना। और एक जो हमारे एक माँ की तरह थी, हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, हमने इनकी अच्छे से केयर करी। हिंदू जागो जागे मुसलमान, जागे सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक सदा ये आई। रामदेही अम्मा की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया, लेकिन उनकी अर्थी के वक्त जो तस्वीर दिखी वो सद्भावना, एकता, भाईचारे के संदेश से भरी हुई थी। शाकिर और उनके परिवार वालों ने रामदेही अम्मा को न केवल कंधा देकर श्मशान पहुंचाया, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी कराया। वहीं रामदेही अम्मा की दिल्ली से आई बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। और इनका देहांत हुआ तो हमको बहुत रोना आया, क्योंकि इनका कोई था नहीं बेटी के अलावा। बेटी को सूचना मिली, बेटी आई, बेटी ने इनको दाग दिया और हमने चारों भाइयों ने एक फर्ज को निभाते हुए कंधा लगाया और शमशान तक लेके गए थे। और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, पहले इंसानियत की बात हो तो अच्छा लगेगा। भाई बंद है इसलिए दिया उनने, मोहल्ला पड़ोस के भाई भी है, मामा के लड़के हैं हिंदू मुस्लिम, उन्हीं ने सारा दिया हमको तो। और दाग मैंने लगाया था, अपनी माँ का अंतिम संस्कार मैंने किया था। सभी लोगों ने सहयोग, हाँ सभी लोगों ने सहयोग दिया है हमको। माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ यही लोग रखते थे माँ का ख्याल। मेरे को तो 8-9 महीने हुए आए, मेरे को खबर लगी थी इसलिए मैं 8-9 महीने हुए मेरे को आए। हिंदू कौन, मुसलमान कौन, से ऊपर इंसान कौन और इंसान का फर्ज क्या, इस सवाल का जवाब ग्वालियर से आई तस्वीर बखूबी दे रही है। क्योंकि ये लोग तो बखूबी जान गए कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई खड़ा करना सियासत का खेल है, लेकिन आप कब समझेंगे ये आप पर निर्भर है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।